इस गिरते हुए मार्केट में बढ़ते हुए शेयर जैसे एक सपना जैसा लग रहा है। लास्ट 4 महीनों के अंदर अगर मार्केट देखें तो कंटिन्यूसली गिर रहा है। उसके वजह बहुत सारे हैं, जैसे वार हो गया, ऑयल के क्राइसिस हो गए, या फिर यूएस और इंडिया या किसी का भी टेंशन क्यों ना हो। लेकिन इस दौरान कुछ कंपनीज हैं जो कि 100% से ज़्यादा बढ़ गए। देखिए, मैं ये जो सारे वीडियोस बनाता हूँ ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है या फिर सारे अच्छे कंपनियों का मैं वीडियोस बनाता हूँ। मैं देखता हूँ जो कोई भी शेयर बढ़ रहा है उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ कि इसका बिजनेस मॉडल कैसा है और इसके फाइनेंशियल कंडीशंस कैसा है। कभी भी ये रिकमेंडेशन नहीं रहता कि आप लोग ये शेयर्स खरीदें। आप भी मुझे कमेंट करके अपने शेयर्स के बारे में बता सकते हैं, जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको आइडिया दूँ ये कंपनी करती क्या है। बिहाइंड द प्राइस सीरीज का यही मतलब है कि कंपनी करती क्या है जिसके प्राइस बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं, ना कि रिकमेंड करना कि कौन से शेयर प्राइस बढ़ेंगे। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइजर बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रूबिकॉन रिसर्च के बारे में, जो लास्ट 4 महीने के अंदर 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। लगभग 1999 में 13,077 करोड़ का आईपीओ इन्होंने इशू किया था और ये आईपीओ लगभग सक्सेसफुल रहा और वहाँ से कंटिन्यूसली शेयर प्राइस बढ़ रहा है। इसके पीछे का वजह जानेंगे, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी का एक्चुअली जो मेन कोर फोकस कहाँ पे है और इसके फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे हैं करंट सिचुएशन में। रिव्यूकॉन रिसर्च के बारे में बात करें तो ये बिजनेस प्रोफाइल इसका देखेंगे। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग करती है, नंबर 2 कमर्शियलाइज्ड इसका प्रोडक्ट्स, और नंबर 3 फार्मूला डेवलपमेंट करती है। और अगर इस कंपनी का मैं आपसे बात करूं कि इसका ब्रांडेड सेल कितना है, नॉन ब्रांडेड सेल कितना है, तो नॉन ब्रांडेड जो है 95% इसका अकाउंट है और लगभग 5% का ब्रांड वाला इसका पास प्रोडक्ट्स है। और ये यूएस एफडीए के थ्रू इतना रिकॉग्नाइज्ड है कि 95% का सेल तो लगभग यूएस जेनेरिक मार्केट से ही होती है। यूएस एफडीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फार्मा मार्केट में, क्योंकि यूएस एफडीए जिस किसी मॉलिक्यूल को अलाउ करता है तो वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल होता है और वो जिसको नकारता है वो बहुत ही नीचे चला जाता है, वो कंपनी को कोई पूछता भी नहीं है। और इनके पास लगभग अपना ब्रांड जो खुद से बेचते हैं 66 प्रोडक्ट है और 81 प्रोडक्ट्स तो यूएस एफडीए के थ्रू बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब तरीके से वहाँ पे बेचे जाते हैं। अगर इनका फोकस प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो इनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इनका अकाउंट में 35% अकाउंट है जिसका कि कोई कंपटीटर नहीं है और ये खुले आम बेचती है। और उसमें से कुछ है नाजल स्प्रे, सीएनसी प्रोडक्ट्स, सीएनएस प्रोडक्ट्स और सीएनएस थेरेपी और ओरल सस्पेंशन। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो 10 बिलियन टैबलेट्स बनाता है, 3,459 किलो ऑफ लिक्विड सस्पेंशन बनाता है और 24.8 मिलियन यूनिट्स नाजल स्प्रे बनाता है। तो समझ में आ रहा है कि कंपनी का तो कैपेसिटी अच्छा है, पकड़ भी अच्छा है। और 149 करोड़ का कुछ एल्केम इंडस्ट्री के साथ, ऑन्कोलॉजी, स्टेरॉइड्स और बहुत सारी चीज़ों के साथ भी इनका कुछ बातचीत चल रहा है। और फार्मास्यूटिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है R&D। अगर बात किया जाए 10% का इनका रेवेन्यू R&D में रिसर्च किया जाता है और ये R&D यूएस एफडीए के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है। 10% ऑफ रेवेन्यू R&D में डाल देना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फार्मूला डेवलपमेंट भी करती है तो R&D का खर्चा ज़्यादा रखना ही होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है ये, R&D बढ़ता है। अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें, अगर जो जियोग्राफिकल वाइज रेवेन्यू देखें तो इसका जो 95% है वो यूएसए से आता है और ओनली 5% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये फोकस करते हैं। अगेन ब्रांड और नॉन ब्रांड के बारे में बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में बात करें तो पूरा सिस्टम में 75% जो सिस्टम है ये होल्ड करते हैं, अपने पास है डिस्ट्रीब्यूशन, और 25% ये वेंडर्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। अगर डोजेस के बारे में देखें तो ओरल सॉलिड जो है वो 85% इनका है अकाउंट में, और अगर देखें ओरल सस्पेंशन जो है लगभग 10% है और नाजल स्प्रे जो है लगभग 2% है इनके अकाउंट में, और अदर्स बाकी सब
परसेंटेज, और अदर्स जैसे इंजेक्टेबल और ये सब 2.5 इनके अकाउंट में है। अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो टॉप 5% जो प्रोडक्ट है लगभग 33% अकाउंट है हैंडल करता है, और टॉप 10% जो है वो कंसिडर करता है 55%। ज़्यादातर ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि ज़्यादातर एक एक कंपनी होती है बहुत ही बड़ा सेल करती है, लेकिन एक दो कंपनी के साथ ही करती है, जैसे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा कंडीशन नहीं है, इनका थोड़ा डाइवर्सिफाई है। ऐसा नहीं है कि यूएस से एक ही कंपनी खरीदती है, मतलब बहुत सारे ब्रांड इनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम डिजीज़ के वाइज अगर इनका अकाउंट देखेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में अगर देखें 27% है इनका अकाउंट। अगर एनाल्जेसिक्स देखेंगे तो लगभग 24% है इनका अकाउंट। कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट रिलेटेड है वो 19% है, और मेटाबॉलिक 5% और इम्यून सिस्टम लगभग 5%। तो यहाँ से इतना क्लैरिटी हमको मिलता है कि कंपनी ना केवल अच्छे ब्रांड के साथ डील करती है, बहुत सारे अच्छे ब्रांड के साथ डील करती है, तो प्रोडक्ट जो इनका सेल्स डाइवर्सिफिकेशन है बहुत अच्छा है। उसके बाद ही हम अगर इनका देखेंगे कि जो सॉलिड ओरल है या फिर लिक्विड ओरल है, तो एक ही दो ब्रांड के ऊपर फोकस नहीं है, इतने सारे चीज़ों के साथ ये डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है और रिसर्च करती है। तो ये एक अच्छा अकाउंट है, ये एक अच्छा प्रोफाइल है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। शायद यही सारी चीज़ें जानने के बाद इन्वेस्टर बहुत ही एग्रेसिव हो रहे हैं स्टॉक को खरीदने के लिए। अभी चलेंगे हम इनका फाइनेंशियल कंडीशन देखने के लिए, इनका फाइनेंशियल्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि इनका मैनेजमेंट एग्रेसिव है या डिफेंसिव है। तो ये चेक करने के लिए हमको रेशियो एनालिसिस में जाना पड़ेगा। तो 1235 का इसका शेयर प्राइस चल रहा है, और अगर शेयर प्राइस के बारे में यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो लगभग ये था जनवरी, और जनवरी से लेके आज तक लगभग 97% बढ़ चुका है 4-5 महीनों में। और इसके फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर रेशियो सब इसका देखें तो अर्निंग्स अगर देखेंगे तो 32 रुपये का अर्निंग्स था, 25 रुपये का अर्निंग्स, फिर 2024 में अर्निंग्स इनका गिरा है, उसके बाद 2025 से इनका अर्निंग्स फिर से वापस आया है। तो ये अर्निंग्स का पैटर्न तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे जितना आइडिया है कि जब भी शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो अर्निंग गिरता है, लेकिन इनका प्रॉफिट 2025-26 में बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो ये प्रॉफिट के पीछे का वजह हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो 845 रुपये का बुक वैल्यू था, अभी 80 रुपये का बुक वैल्यू है। 2025 में इनका आईपीओ आया था, आईपीओ के बाद बुक वैल्यू गिरता है तो समझ में आता है कि चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया बहुत सारे शेयर्स के साथ, लेकिन अभी उससे पहले भी बुक वैल्यू इनका गिर रहा था। इसको भी हम थोड़ा क्रॉस चेक करेंगे। मार्जिन रेशियो के बारे में देखेंगे तो 14% का मार्जिन था, अभी 24% का मार्जिन है, और ये धीरे धीरे मार्जिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी 21% का है, 23% का है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत ही अच्छा है। ऑपरेशन 2-3% से ही निकाल रहे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14-15% का है, तो इसमें हल्का सा लोन्स होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद रिटर्न रेशियोज का अगर देखेंगे तो लगभग 13% का ROE है, ROC 18% है। ROC तो अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन ROE थोड़ा सा कम है। लेकिन पास्ट सिनेरियो 2-3 सालों का अगर देखेंगे ROE ROC बहुत ही कम था, उसके हिसाब से वो अच्छा ही दिख रहा है। लिक्विडिटी रेशियो अगर देखेंगे 3 गुना अपने कंपनी के साइज से भी ज़्यादा अपना लिक्विडिटी होल्ड करके रखे हुए हैं, जो कि आने वाले समय के लिए जो भी अप एंड डाउन्स होगा उसको ग्रैब करने के लिए, या फिर पेबल्स को देने के लिए, या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी, या फिर अपना अपॉर्चुनिटीज़ कुछ भी लीगैलिटीज़ हो जिसको करंट एक्सपेंसेस हो उसको पेमेंट करने के लिए उनको फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये सिनेरियो दिखाता है कि ये कंपनी हल्का सा डिफेंसिव तो है, वो फ्यूचर के बारे में देखती है। लिवरेज रेशियो के बारे में बात करें, कंपनी हल्का सा लिवरेज था 2024 में, लेकिन अब नेग्लिजिबल रेवेन्यू में है। अपने कंपनी की जो साइज है उसका 20% के लिवरेज में ये बैठा हुआ है। लिक्विडिटी रेशियो और जब डेट इक्विटी रेशियो में देखता हूँ तो समझ में आता है कि ये कंपनी बहुत ही डिसिप्लिन कंपनी है, एग्रेसिव नहीं है। अभी ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर देखें तो 2020 में ये लगभग कंपनी 263 करोड़ का ये प्रॉफिट सेल करती थी, अभी 1700 करोड़ का सेल कर रही है, मतलब लगभग 8 गुना इनका सेल्स बढ़ा हुआ है। और ये सेल्स में पिक कब से आया, 2024 से आया हुआ है।
और ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में देखा जाए तो पहले थोड़ा मार्जिन ज़्यादा था, अभी मार्जिन हल्का सा गिरा हुआ है। ये शायद कमोडिटी साइकिल या फिर कोई पोजीशन होगा जिसको हम अंदर जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट, पहले लोन्स ज़्यादा थे कंपनी के साइज़ के हिसाब से, लेकिन अभी कंपनी का साइज़ बढ़ गया है और उसके हिसाब से लोन्स गिरे हैं, लेकिन अमाउंट वाइज लोन्स बढ़ा है। लेकिन सेल्स की कंपेरेटिवली हम अगर देखें लोन्स इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट है। तो हाथ में अभी 250 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, जो कि 2020 में 50 करोड़ और 30 करोड़ का प्रॉफिट आता था। मतलब 5 गुना प्रॉफिट 5 साल के अंदर इन्होंने निकालना शुरू कर दिया। तो यही रीज़न है लोग इस स्टॉक को खरीदने के लिए एग्रेसिव हो रहे हैं। बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे तो बैलेंस शीट पूरा 23 तक अपना इक्विटी कैपिटल कांस्टेंट था, लेकिन 2024 में इन्होंने इक्विटी निकाला और 2026 में फिर से अपना इक्विटी निकाला है। तो इक्विटी डाइल्यूट लास्ट टाइम तो किए, आईपीओ जब निकाले थे तब क्लैरिटी आ रहा है, लेकिन फिलहाल केस में अभी फिर से डाइल्यूट करना, मुझे डाइल्यूट करने वाले कंपनी उतना अट्रैक्टिव नहीं लगते। लॉन्ग टर्म विजन में मैं नहीं देख पाता इनको। रिजर्व अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली रिजर्व गिरा था, लेकिन अगर देखेंगे तो रिजर्व बढ़ा, रिजर्व अप एंड डाउन हमने देखा हुआ है और 2024 के बाद से इनका रिजर्व बढ़ा हुआ है। तो इस यहाँ पे क्लैरिटी मैं नहीं ले सकता कि ये अर्निंग्स के वजह से आया हो, क्योंकि इक्विटी डाइल्यूट की वजह से भी हो सकता है। और बोरिंग्स भी अगर देखेंगे तो बोरिंग कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो बैलेंस शीट देखने के बाद जो रेशियो एनालिसिस में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, अभी मुझे क्लैरिटी आ रहा है ये कंपनी बहुत ही एग्रेसिव है और एग्रेसिवली अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है। लेकिन प्रोडक्ट प्रोफाइल और बिजनेस प्रोफाइल देखते हैं तो कंपनी अपना जो डाइवर्सिफिकेशन रखा हुआ है, तो ये सारे जो भी एग्रेशंस ये फाइनेंशियली दिखा रहे हैं वो वहाँ पे शॉक ऑब्जर्व हो सकता है। तो एक सिनेरियो में अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे थोड़ा सा एग्रेसिव लग रहा है, लेकिन प्रोडक्ट प्रोफाइल और कंपनी का जो भी सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और जो ब्रांड्स हैं और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमको क्लैरिटी देते हैं कंपनी बहुत ही डाइवर्सिफाई है और सेफ्टी सिनेरियो से आगे बढ़ रहा है। ये था एनालिसिस रूबिकॉन रिसर्च का। ऐसा बहुत सारे कंपनी का रिसर्च मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और ये आई बटन पे आप क्लिक करके मैं प्लेलिस्ट में जा सकते हैं बिहाइंड द प्राइस और उसको क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। बहुत सारे कंपनी के बारे में मैंने बताया हुआ है और उनके फाइनेंशियल एनालिसिस भी किया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे क्लिक करें तो आने वाले समय में जो कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। और जो भी दोस्त हैं आपके ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर उनके साथ जरूर शेयर करें। देखिए 3-4 महीने में 100% का रिटर्न दे रहे हैं, तो आप लोग ऑप्शंस में हाथ जला रहे हो, यहाँ पे इक्विटी में बहुत अच्छा पैसा बन रहा है। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।